बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस के ऑल्टरनेटिव्स, स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हों और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। सारा गेम है वर्ड ऑर्डर का, राइट। कई बार हमको कहना होता है ज़्यादा भाव मत खाओ। कभी भी ट्रांसलेशन मत करिए, फीलिंग को समझिए। आप फीलिंग को समझते हैं, पहले सेंटेंस देखिए। स्टॉप एक्टिंग प्राइसी। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं? एक्ट मत करो ऐसा, एक्ट मतलब व्यवहार मत करो ऐसा। स्टॉप एक्टिंग प्राइसी। सीधा सीधा हमने कह दिया ज्यादा भाव मत खाओ। अब अगले सेंटेंस पर आप आइए। डोंट बी सो डिफिकल्ट यार। डोंट बी सो डिफिकल्ट, इसका मतलब ये ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अब इसको यूज कहाँ किया जाएगा, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम बोलते समय क्यों अटक जाते हैं या कुछ एक सेंटेंसेस क्यों कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस अधूरे बोले जाते हैं। अब ये एक अधूरा टाइप सेंटेंस है, डोंट बी सो डिफिकल्ट। मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी से नाराज है, राइट। अब वो बहुत समय से माफी मांग रहा है। इस वक्त आप कह सकते हैं प्लीज फॉरगिव हिम, डोंट बी सो डिफिकल्ट। यानी उसके लिए मुश्किल मत बनो कि वो तुम्हें मनाए, माफिया मांगे, राइट। अगर इस सेंटेंस को हम पूरा करें तो ऐसे कहा जा सकता है, कम ऑन फॉरगिव हिम, डोंट बी सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू कन्विंस यू। डोंट बी सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू कन्विंस यू। इतना ना कह के सिचुएशन में इतना कह दिया गया, डोंट बी सो डिफिकल्ट यार, कम ऑन फॉरगिव हिम। गेटिंग माय पॉइंट? सो डोंट बी सो डिफिकल्ट यानी कि नखरे मत दिखाओ। अब भाव मत खाओ, नखरे मत दिखाओ, इसको और कई तरीके से कहा जा सकता है, डोंट बी सो रूड यार। गेटिंग माय पॉइंट? तो डोंट प्ले हार्ड टू गेट, ये एक अपने आप में बना हुआ फ्रेज है। ये एक ऐसी कंडीशन में यूज होता है जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। मान के चलिए किसी का अफेयर है या रिलेशनशिप में कोई है, तो जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे को समझने में जब प्रॉब्लम हो रही है कि भाई तुम मुझे सीरियसली लो, मुझे इग्नोर मत करो या फिर भाव मत खाओ, नजरअंदाज मत करो, तो ये फ्रेज यूज कर लिया जाता है, डोंट प्ले हार्ड टू गेट, कम ऑन लिसन टू मी। डोंट प्ले हार्ड टू गेट, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ज्यादा एरोगेंट मत बनो, भाव मत खाओ, राइट। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा सेंटेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है और एक्चुअल फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, सिचुएशन ये है, हम यहां पर ये बता रहे हैं कुछ करके कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। सिंपल कह सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट। कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। हिंदी में भी कई बार कह देते हैं हम जबरदस्ती। सो देयर इज नो पॉइंट कहा जा सकता है, देयर इज नो यूज भी कहा जा सकता है। आगे के प्रीपोजिशंस देखने पड़ेंगे। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। जब हम पॉइंट के बाद इन लगाएंगे तो आईएनजी लगा देंगे। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज आप कह सकते हैं यहाँ पर, इट्स यूजलेस टू गो देयर। इट्स यूजलेस, ये यूजलेस है। क्या चीज यूजलेस है? टू गो देयर, वहां जाना। गेटिंग पॉइंट? इसमें भी आपने यही कहा, कोई फायदा नहीं होगा। इट्स यूजलेस टू गो देयर, इट्स यूजलेस टू टॉक टू हिम, उससे बात करना बेकार है। गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज नो यूज गोइंग देयर। इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पर हमने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ दो पोर्शंस बोले हमने सेंटेंस के। देयर इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है। किस चीज का? आईएनजी लगा के बता दिया, गोइंग देयर, जाने का। जैसे उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टॉकिंग टू हिम। अब तीन स्ट्रक्चर्स आपको यहां पता चले, तीन तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं मैक्सिमम। 300 स्ट्रक्चर्स हमको सिचुएशन से रिलेटेड सीखने हैं। इसका फायदा है, इसका नहीं है, ऐसा होता तो वैसा होता, मैं ये चाहता हूं, चाहता था, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा ना हो जाता, राइट। ये 300 स्ट्रक्चर्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो समझ लीजिए यू हैव learned this language completely and you can communicate in English very easily, fluently, the way native English speakers do, राइट। ग्रामर नहीं लगानी है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स का सारा गेम है। छोटे छोटे पोर्शंस को समझिए बस। जैसे मुझे नींद आ रही है। अब देखिए, नींद कई तरीके की हो सकती है और कई तरीके से आप बता सकते हैं, कभी प्यार से, कभी थोड़ा एक्साइटेड होके, कभी थकान भरे मूड में। गेटिंग माय पॉइंट? तो फीलिंग भर के बोलना पड़ेगा, आई एम फीलिंग स्लीपी। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। एक चीज इससे समझने की कोशिश करिए, कभी भी हम हिंदी में नहीं कहते नींद महसूस हो रही है, लेकिन इंग्लिश में कॉमन है। तो हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस इसका मिलान नहीं करना है। आई एम फीलिंग स्लीपी, नॉर्मल कह दिया। आई एम गेटिंग ड्राउजी, आई एम गेटिंग ड्राउजी जब आपने कहा तो आपने ये बताने की कोशिश करिए कि बहुत थका हुआ हूं, बिना सोए मेरा काम नहीं चल रहा है। ड्राउजी वो फीलिंग है जब आप एक तरीके से बेहोश जैसे हो रहे हैं, बस गिरना चाहते हैं कि बस लेट जाओ, राइट। सो आई एम गेटिंग ड्राउजी, आई एम फीलिंग ड्राउजी, आई एम ड्राउजी, तीनों कहे जा सकते हैं। या फिर आई एम स्लीपी,
आई एम स्लीपी या आई एम फीलिंग स्लीपी, दोनों के दोनों काफी कॉमन यूज होते हैं, तो आप जो चाहे बोल सकते हैं यहाँ पर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इसे अपना ही समझो। एक अवस्था आती है जहां पे हमको कहना है यार ये तुम्हारा ही तो है, अपना ही समझो, कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। तो डिपेंड करेगा, अपना ही समझो जो सेंटेंस है ये हिंदी का कई सिचुएशन में यूज कर लेते हैं हम अलग अलग मैसेज को पहुंचाने के लिए, तो वो सिचुएशंस के हिसाब से ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन काम नहीं करेगा। फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में अलग शब्द यूज होंगे, जैसे कि कंसीडर इट योर ओन, कंसीडर इट योर ओन। कहां पर कहूंगा मैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति आया मेरे यहाँ पर और मुझसे कहा यार मुझे आपके लैपटॉप पे थोड़ा काम करना है। अब अगर मैं न्यूट्रल हूं बिल्कुल, मैं पोलाइटली उसको कहता हूँ यार अपना ही समझो, तो मैं कह दूंगा कम ऑन गो अहेड, कंसीडर इट योर ओन, यानी इसको अपना ही मानो। कंसीडर का मतलब ही है मानना, सो कम ऑन गो अहेड, कंसीडर इट योर ओन, इसको अपना ही मानो, राइट। ट्रीट इट लाइक इट्स योर्स, जिसमें हमने ट्रीटमेंट की बात करी है, इसको कहां पर कहूंगा, अपना ही मानो, अपना ही समझना, राइट। मान के चलिए मेरा कोई फ्रेंड आया मेरा लैपटॉप लेके जा रहा है, तो मैं उसको कहूँ यार अपना ही समझना, खराब मत कर देना, ध्यान से यूज करना, राइट, अपना ही समझना। सो ट्रीट इट लाइक इट्स योर्स, अपना ही मानो, अपना समझो, गेटिंग माय पॉइंट। तो सेंटेंस बनाना आना चाहिए, रट्टा लगा के कभी काम नहीं चलेगा। छोटे छोटे पोर्शंस आपको बनाने आने चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपने क्या कहा, ट्रीट इट, इसको ट्रीट करना या फिर यूज इट लाइक इट्स योर्स, ट्रीट इट लाइक इट्स योर्स, यूज इट लाइक इट्स योर्स, राइट, अपना ही समझो, गेटिंग माय पॉइंट। थिंक ऑफ इट एज योर्स, इसको अपना ही समझो, इसको अपना ही मानो, थिंक ऑफ इट एज योर्स। ये बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन हो गया, कहा जा सकता है इट्स ऑल योर्स, तुम्हारा ही है। मान के चलिए कोई आया कहे यार मुझे लैपटॉप पे काम करना है, आप थोड़ा कभी कभी कह देते हैं ना अरे यार तुम्हारा ही तो है, तो इट्स ऑल योर्स, तुम्हारा ही है, राइट। यहाँ ऑल का मतलब सारा नहीं है, ऑल का मतलब बिल्कुल तुम्हारा ही है, इट्स ऑल योर्स यार, कम ऑन गो हेड, काम करो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए ऊपर जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं कोई फायदा नहीं है किसी चीज का, कुछ और उसके वेरिएशंस देखते हैं। देयर इज नो यूज आस्किंग हिम, हमने यूज कर ही लिया था, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, सो देयर इज नो यूज आस्किंग हिम, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। या फिर इट्स पॉइंटलेस टू आस्क हिम, वहां हमने कहा देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग हिम, राइट, यहां कह दिया इट्स पॉइंटलेस, ये पॉइंटलेस है, क्या चीज, टू आस्क हिम, उससे पूछना। या फिर आस्किंग हिम वांट हेल्प, उससे पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आस्किंग हिम वांट हेल्प। तो शब्दों का मीनिंग नहीं है, शब्दों का यूसेज है, राइट। सो तुम इससे बच नहीं सकते, तुम इससे बच नहीं सकते, कई कंडीशन में हम कह देते हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखिएगा, यू कांट एस्केप दिस, अगर आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको फेस करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। कई कंडीशन, कई सेंटेंस बोले जा सकते हैं, हिंदी में बोल देते हैं। फीलिंग क्या है, यू कांट एस्केप दिस सिचुएशन, मान के चलिए किसी का कोई झगड़ा हुआ है, अब आपको कहना है यार यू कैन नॉट एस्केप दिस, यू हैव टू फेस द लीगल प्रोसीजर्स, आपको लीगल प्रोसीजर्स फेस करने ही पड़ेंगे। यू कांट एस्केप दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से आप नहीं निकल सकते, तुम नहीं बच सकते, गेटिंग माय पॉइंट। यू कांट गेट अवे फ्रॉम दिस, यू कांट गेट अवे फ्रॉम दिस, आप ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं, आप फिजिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ गेट अवे से। मान के चलिए कोई व्यक्ति अपने घर गृहस्थी की आपको बातें बता रहा है, यार बहुत परेशान हो, कलेश होती है घर में, तो आप कह सकते हैं आपको फेस करना ही पड़ेगा, यू कांट गेट अवे फ्रॉम दिस, यानी भाग नहीं सकते यहाँ से आप, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट की आपने यहाँ बात कर दी। यू कांट गेट अवे फ्रॉम दिस, यू हैव टू फेस द सिचुएशन, फेस करना पड़ेगा आपको सिचुएशन। यू कांट अवॉइड दिस, इसका मतलब भी आप इससे बच नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। कहाँ यूज करेंगे, जैसे एक सेंटेंस बोल के देखते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू हैव टू स्पीक इनकरेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, यू कांट अवॉइड इट। सी, if you want to speak English fluently you have to speak incorrect English first, you can't avoid this, यानी incorrect English बोलने की जो अवस्था है, जो एक्सरसाइज है, you can't avoid this, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे नहीं बच सकते, गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन को पकड़ के बोलना है, सेंटेंस बनाना है, लिटरल कोई एक ट्रांसलेशन किसी वीडियो में देख लिया उसको पिक करके बोलना नहीं है, नहीं तो मीनिंगलेस सेंटेंस बनेगा या फिर बहुत अजीब सा साउंड करेगा। जो भी बोले पहले समझें उसको, राइट। अब देखिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अब देखिए बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन में किससे बात कर रहे हैं, कितना प्यार से कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। अब मान के चलिए कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो यार, राइट। थिंक स्मार्ट, अब ये थिंक स्मार्ट का भी मतलब है अच्छे तरीके से सोचो, लेकिन मैं कहाँ कहूंगा, मान के चलिए मेरा कोई दोस्त है, ये मोटिवेट करने के लिए यूज करूंगा मैं, मेरा कोई दोस्त है उठपटांग डिसीजन ले लिया उसने जल्दीबाजी में, अब मैं उसको थोड़ा मोटिवेट करते हुए कह रहा हूँ यार कम ऑन थिंक स्मार्ट बिकॉज यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, यू कैन थिंक स्मार्ट, तुम सोच सकते हो अच्छे तरीके से, थिंक स्मार्ट,
गेटिंग माय पॉइंट? मोटिवेट करते हुए मैंने कुल मिला के इंडिकेशन यही दिया कि यूज योर ब्रेन। तो हर जगह ट्रांसलेशन नहीं लगाना है, फीलिंग समझी। अब यहां पर कहा जा सकता है यूज योर हेड, यूज योर हेड। देखिए हम कभी नहीं कहते सिर का इस्तेमाल करो, लेकिन हेड और ब्रेन इंटरचेंजेबली हेड वर्ड जो है वहां पर यूज करना काफी ज्यादा कॉमन है ब्रेन के लिए। सो यूज योर हेड काफी कॉमन है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज होता है। थिंक वाइजली, सही तरीके से सोचो, अच्छे तरीके से, गंभीरता से, थिंक वाइजली। या फिर स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट अपने आप में एक फ्रेज है, इसका मतलब यही होता है कि इस पे अच्छे तरीके से विचार करो। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप कब तक डिसीजन ले लेंगे, तो आप कह सकते हैं यार आई नीड सम टाइम, आई नीड टू स्लीप ऑन इट, आई नीड टू स्लीप ऑन इट। इसका मतलब मैं इस पे पहले अच्छे तरीके से विचार करूंगा, हर पहलू सोचूंगा, राइट। तो कई तरीके से आपने कह दिया कि दिमाग से सोचो। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ खाना बनने में 15 मिनट लगेंगे। अब देखिए डिपेंड करेगा, 3-4 स्ट्रक्चर्स हैं, यही स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं, बोर नहीं होना है, स्किप मत करिएगा। अपना किसी नंबर पे शेयर कर लीजिए अगर अभी समय की कमी है, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। एक इसको टारगेट ले लीजिए कि मुझे ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। अब आगे जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो ऐसे सेंटेंसेस हैं उनमें हमने ग्रामर के साथ छोटे छोटे पोर्शंस को कनेक्ट करके बोला हुआ है, राइट। लगभग 50% इंग्लिश आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो खाना बनने में 15 मिनट लगेंगे। द फूड विल टेक 15 मिनट्स टू कुक। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर खाने को मेन रख रहे हैं, खाना जो अपने आप बन रहा है रख के, उसे 15 मिनट लगेंगे। द फूड विल टेक 15 मिनट्स टू कुक, यानी खाना बनने में 15 मिनट लगेंगे। जैसे इसके बेसिस पे एक सेंटेंस बना के देखिए, कपड़े सूखने में 10 मिनट लगेंगे। अब हमने क्या करा है, कपड़े हमने सूखने के लिए टांग दिए हैं, राइट। अब वो धूप में अपने आप सूखेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, द क्लोथ्स विल टेक 10 मिनट्स टू ड्राई। सूखने में 10 मिनट लगेंगे, कोई उनको अब सुखा नहीं रहा है, अपने आप। द क्लोथ्स विल टेक 10 मिनट्स टू ड्राई, राइट। कपड़ों के ऊपर इल्जाम लगा दिया हमने डायरेक्टली, वो खुद सूखेंगे 10 मिनट में। या फिर कहिए इट विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर द फूड। खाना बनाने में 15 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर द फूड, राइट। या फिर डिनर विल बी रेडी इन 15 मिनट्स। हालांकि तीनों सेंटेंसेस का मतलब यही है कि खाना 15 मिनट के बाद तैयार होगा, लेकिन कहने का लहजा है, इसमें हमने डायरेक्ट खाने के ऊपर बात कर दी, यहाँ पर हमने व्यक्ति की बात कर दी कि भाई बनाने में उसको 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पर हमने नॉर्मल एक स्टेटमेंट दे दिया, किसी ने क्वेश्चन करा हाउ लॉन्ग अंटिल द फूड इज रेडी, हाउ लॉन्ग अंटिल द फूड इज रेडी। आप कह सकते हैं डिनर विल बी रेडी इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में तैयार हो जाएगा, किसी भी आपने ब्लेम नहीं करा, राइट। या फिर इट विल टेक 15 मिनट्स फॉर द फूड टू बी रेडी। खाने को तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 15 मिनट्स फॉर द फूड टू बी रेडी। जैसे मैं इसके बेसिस पे ये कहूँ, मान के चलिए कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में कितना समय लग जाएगा, तो डिपेंड करेगा मैं इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ सेंटेंस में, या व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, राइट। तो उसके हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रट के नहीं बोला जा सकता। आप कह सकते हैं यू विल टेक अबाउट 1 मंथ टू बिकम फ्लुएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश। You will take about 1 month to become fluent at speaking English। मैंने कहा you will take about 1 month, यानी कि आपको लगेगा 1 महीना, दूसरों को चाहे 15 दिन लगते हो या 3 महीने लगते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से you will take about 1 month to become fluent at speaking English, right। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं, it will take about 1 month for you to become fluent at speaking English, right। तो जब तक फीलिंग नहीं भरेंगे, एक शब्द पे एम्फेसाइज नहीं करेंगे, तब तक सेंटेंस का क्या मतलब बनता है, राइट। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस बोलते हैं, तो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा शब्द कहाँ बोला जाना है ये पता होना जरूरी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पानी बह रहा है। अब पानी 2-3 तरीके से बह सकता है। आप कह सकते हैं द वाटर इज रनिंग, द वाटर इज रनिंग आपने कह दिया तो तेज बह रहा है। द वाटर इज फ्लोइंग तो नॉर्मल बह रहा है। रन वर्ड अपने आप में हम गति के लिए इस्तेमाल करते हैं, रन यूज करके आपने बता दिया कि तेज तेज धारा में बह रहा है। द वाटर इज रनिंग, तो पानी दौड़ रहा है मतलब नहीं है। वर्ड्स के कभी भी मीनिंग नहीं होते हैं, यूसेज होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, ये शब्द क्या मैसेज पहुंचा रहा है। द वाटर इज रनिंग, राइट। नाउ पानी भर के बह रहा है, पानी भर गया यानी किसी चीज में पानी था, टब में पानी था, टब भर गया, अब बह रहा है, अब वो अलग हो गया, शब्द वही रहा, बह रहा है। तो लिटरल ट्रांसलेशन से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, ओवर हुआ उसके बाद फ्लो हो रहा है, द वाटर इज ओवरफ्लोइंग आपने कह दिया। या फिर द वाटर इज स्पिलिंग ओवर, स्पिल मतलब ही होता है फैलना, तो फैल रहा है ओवर होने के बाद, द वाटर इज स्पिलिंग ओवर, राइट। या फिर द वाटर इज रनिंग ओवर,
द वाटर इज रनिंग ओवर, आपने कह दिया तेज गति से फैल रहा है, पूरा भर गया टब और तेज तेज पानी आ रहा है, बह रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? द वाटर इज रनिंग ओवर, प्लीज टर्न ऑफ द टैप। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्या मैंने आपको सही समझा? मान के चलिए किसी ने बंदे ने आपको कुछ बताया, आपको कहना कि यार मैं सही समझ गया, आप जो कहना चाह रहे थे वही समझाऊं मैं, राइट? सो डिड आई गेट यू राइट या फिर डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली? देखिए मैं आपको बताता हूँ इन सेंटेंसेस में होता क्या है, कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि हम इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सब्टल सा डिफरेंस होता है। हालांकि ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं सिचुएशन में, क्योंकि हम कॉन्वर्सेशन में परफेक्ट सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, एक दूसरे के सेंटेंसेस से अंदाजा लगाया जाता है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। तो अगर आप ये कह दें डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली या फिर डिड आई गेट यू राइट, दोनों सिचुएशन में चल जाएंगे, लेकिन इनमें एक सब्टल सा डिफरेंस है। वो सब्टल सा डिफरेंस कैसे समझ में आएगा? जब आप अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंस को सुनेंगे बार बार, डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, डिड आई गेट यू राइट, तो समझ में आएगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सी सिचुएशन में स्पेसिफिकली कौन सा यूज हो रहा है। डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली का मतलब हुआ सही तरीके से समझ गया मैं, आपने जितना तरीके से मेरे दिमाग में बिठालना चाहते थे बात, डिड आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, सही तरीके से समझ गया, या फिर डिड आई गेट यू राइट, इसमें मैंने मैसेज की बात करी, जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे थे वो मेरे तक पहुंच गया। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ केला छील दो। अब देखिए एक सबसे बड़ी बहुत ही जिसको कहा जा सकता है बेकार आदत है वर्ड मीनिंग ढूंढने की। हम क्या करते हैं, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू मग अप ऑल द डिक्शनरी वर्ड्स। पूरी डिक्शनरी कोई आज तक याद नहीं कर पाया है, हम लिटरल शब्दों का मीनिंग ढूंढने लग जाते हैं। कभी मत ढूंढिए, जितनी वोकैबुलरी जरूरी है आपको आती है। रिलेटेड वर्ड्स यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है, जैसे इसका हमको पता है तो हमने कह दिया पील द बनाना। देखिए पील वर्ब भी है और नाउन भी है, पील द बनाना यानी कि केले को छील दो। लेकिन रिलेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, रिमूव द बनाना स्किन, रिमूव करनी है हमको स्किन उसकी, तो रिमूव द बनाना स्किन। अब ये किसी भी फ्रूट वगैरह के साथ आप यूज कर सकते हैं, रिमूव द एप्पल स्किन, राइट? तो रिलेटेड वर्ड्स याद करके उसको सेंटेंस में फिट करना आना चाहिए। अब देखिए सेंटेंसेस थोड़े से ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो डेली कॉन्वर्सेशन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे यहाँ पर हम, राइट? जैसे कि केला छिलका उतार के खाओ, ये दो सेंटेंसेस और हैं। उसके बाद देखते हैं ईट द बनाना आफ्टर पीलिंग इट, यहाँ पर हमने एज अ वर्ब यूज करा है, ईट द बनाना आफ्टर पीलिंग इट, इसको छीलने के बाद खाओ। या फिर पील द बनाना बिफोर ईटिंग इट, पील द बनाना बिफोर ईटिंग इट यानी छीलो इसको खाने से पहले, राइट? पील द बनाना बिफोर यू ईट इट, पील द बनाना बिफोर ईटिंग इट, या फिर पील द बनाना बिफोर यू ईट इट। तो जिसमें व्यक्ति की बात हो जाएगी वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज आईएनजी लगा देंगे। आई थिंक इतना बेसिक ग्रामर आता ही होगा। या फिर रिमूव द पील बिफोर ईटिंग द बनाना, यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो गया ये, राइट? सो रिमूव द पील बिफोर ईटिंग द बनाना, केला खाने से पहले पील को रिमूव कर लो। नाउ केले का छिलका फर्श पे मत फेंको, डोंट थ्रो द बनाना पील ऑन द फ्लोर, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। इसे डस्टबिन में फेंको, थ्रो इट इन द ट्रैश कैन, या फिर पुट इट इन द डस्टबिन। ये बने हुए सेंटेंसेस नहीं है, पोर्शंस को तोड़ तोड़ के समझिए। थ्रो इट फेंकना है, कहां पर फेंकना है? इन द ट्रैश कैन। थ्रो इट इन द डस्टबिन भी कह सकते हैं, या फिर पुट इट इन द ट्रैश कैन भी कह सकते हैं। तो जो बोल रहे हैं वो समझना जरूरी है। पुट इट का मतलब है डालना, थ्रो इट भी कॉमनली यूज कर लिया जाता है जब भी वर्ड थ्रो आए। तो थ्रो का मतलब ये नहीं है कि हम फेंकेंगे ही, थ्रो का मतलब है टू गेट समथिंग अवे, किसी चीज को ले जाना। कॉमनली यूज हो जाता है कूड़े के लिए, थ्रो इट इन द ट्रैश बिन, राइट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम एक बार में कितने केले खा सकते हो? अब छोटा सा बाकी है सेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बहुत काम के सेंटेंसेस। देखिए तुम एक बार में कितने केले खा सकते हो? सो हाउ मेनी बनानास कैन यू ईट एट वंस? एट वंस आपने कह दिया एक बार में, हाउ मेनी बनानास कैन यू ईट एट वंस? कितने, हाउ मेनी बनानास कैन यू ईट, खा सकते हो तुम एट वंस, बेसिक सेंटेंस। या फिर आप इसको इस तरीके से कहिए, व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बनानास? नंबर्स में बताओ, 2 4 5 10। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बनानास यू कैन ईट इन वन गो? इन वन गो का मतलब भी है एक बार में। सो व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बनानास यू कैन ईट इन वन गो? वन गो का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। या फिर हाउ मेनी बनानास कैन यू ईट इन वन सिटिंग? हाउ मेनी बनानास कैन यू ईट इन वन सिटिंग? देखिए हाउ मेनी बनानास कैन यू हैव ईट
कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैव का भी आई वांट टू हैव सम वाटर, आई वांट टू टेक सम वाटर, आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कोई इसकी बखिया नहीं उधेड़नी है कि तीनों में क्या फ़र्क है। जहाँ उधेड़नी है वो मैं खुद से बता देता हूँ कि हाँ इसमें सेंटेंस पे डिफरेंस आ जाएगा, तो हम समझाते चलते हैं, राइट। और अगर आपके माइंड में वाकई कोई कन्फ्यूजन होता है या कुछ पूछना है आपको, कोई ग्रामर को लेके कन्फ्यूजन रहता है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, हम रिप्लाई करेंगे आपको, राइट। सो हाउ मेनी बनानास कैन यू हैव इन वन सिटिंग। देखिए वन सिटिंग का मतलब हो गया कुल मिला के एक सेशन में। मान के चलिए जब आप खाने बैठते हैं तो उठने से पहले एक बार में कितने खा जाते हो। सो हाउ मेनी बनानास कैन यू ईट इन वन सिटिंग। वन सिटिंग कह दीजिए, इन वन गो कह दीजिए, एट वंस कह दीजिए, सबका मतलब कुल मिला के ये एक बार में। जब कॉन्वर्सेशन में आप इनको इंटरचेंजेबली यूज करेंगे तो सबका मतलब सामने वाला समझ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। तुमने आखिरी बार केला कब खाया था। तुमने आखिरी बार केला कब खाया था। व्हेन डिड यू लास्ट ईट अ बनाना। देखिए बेसिक सा ग्रामर इसमें समझ लीजिए। व्हेन डिड यू लास्ट ईट अ बनाना, जबकि हम पूछ रहे हैं केला कब खाया था। बात तो पास्ट की हो रही है, लेकिन यहाँ ईट क्यों कह रहे हैं। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड डिड इन दिस सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, पूछते हैं बताते समय तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक 15-16 रूल्स हैं ग्रामर के, बस ये नहीं तोड़ने हैं आपको। बाकी आपका वर्ड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, तो समझ लीजिए हो गया काम। हार्डली 15-20 दिन लगने चाहिए पूरी इंग्लिश को समझने में, और अगला 1 महीना लगना चाहिए इंग्लिश को आदत में डालने के लिए। और हाँ, उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे ग्रुप में। तो वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ग्रुप में पूरा दिन बातचीत चलती रहती है, तो लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, तो आपको पता चलता है एक नेचुरली एक सिचुएशन में क्या कहा जाना है, कितने तरीके से सेंटेंस बोला जा सकता है। फ़ोन पे बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अनलिमिटेड किसी के भी साथ में। तो जब आप फ़ोन पे बात करेंगे सेंटेंसेस आदत में आएंगे। तो कुल मिला के प्रैक्टिस पार्टनर्स और एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा 24 घंटे अनलिमिटेड। और फिर शाम को क्लासेस होती हैं हमारी लाइव, तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं हम कि किसी ने कोई सेंटेंस सुना है, उसकी ग्रामर समझ नहीं आ रही, कोई एम्फेसाइज करके सेंटेंस बनाना चाह रहा है, तो इस डिस्कशन में जब आप बैठेंगे ना, मुश्किल से 15-20 दिन में सारी ग्रामर और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे, आदत में आ जाएंगे सेंटेंसेस। हमारी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है सब कुछ। कोई मंथली फीस नहीं चार्ज करते हैं। वन टाइम एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है। उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो तुमने आखिरी बार केला कब खाया था। व्हेन डिड यू लास्ट ईट अ बनाना, इस तरीके से आपने कह दिया। या फिर व्हेन वाज द लास्ट टाइम, आखिरी बार कब था यू हैड ए बनाना। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एट अ बनाना। हैड क्यों कह रहे हैं, हैव का सेकंड फॉर्म है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एट अ बनाना। इसमें हमने डिड यूज नहीं किया है, इसलिए यू हैड या फिर यू एट कहा जाएगा। सो आखिरी बार कब खाया था, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड ए बनाना, राइट। या फिर व्हेन डिड यू ईट अ बनाना लास्ट। लास्ट आगे पीछे जा सकता है। व्हेन डिड यू लास्ट ईट अ बनाना, या फिर व्हेन डिड यू ईट अ बनाना लास्ट। तो थोड़ा थोड़ा सेंटेंस का एडजस्टमेंट करना पड़ता है एम्फेसाइज करने के लिए, बाकी यही रहते हैं, ज्यादा सीखने का नहीं है। नाउ तुमने आखिरी बार केला किसके साथ खाया था। अब हमको पूछना है आखिरी बार केला आपने किसके साथ खाया था। हु वर यू विद, किसके साथ थे तुम। व्हेन यू लास्ट एट अ बनाना, सेंटेंस को तोड़ के बोलिए प्रोशन को। हु वर यू विद, तुम किसके साथ थे। व्हेन यू लास्ट एट ए बनाना, जब तुमने आखिरी बार केला खाया था। 2 सेंटेंस तोड़ तोड़ के बोल दिए, या फिर एक में बोल दीजिए हु डिड यू ईट अ बनाना विद, आखिरी बार किसके साथ केला खाया था। हु डिड यू ईट अ बनाना विद लास्ट टाइम, आखिरी बार। हु डिड यू ईट अ बनाना विद लास्ट, टाइम हटा दो, केवल लास्ट तक बोल दो। हु डिड यू ईट अ बनाना विद लास्ट, आखिरी बार किसके साथ केला खाया था, राइट। आप इसको ऐसे बोल करके देखिए, विद हुम, किसके साथ। विद यहां पर लास्ट में जा रहा है, विद यहां पहले आ जाएगा। सो विद हुम डिड यू हैव ए बनाना लास्ट, विद हुम डिड यू हैव ए बनाना लास्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो स्ट्रक्चर्स हम यहां पर यूज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स करने, 300 भी नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं कि वर्ड कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पूछने के लिए, बताने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए। 15 दिन नहीं लगेंगे, यही सीखना है, इसकी वजह से हम अटक जाते हैं, राइट। लिटरल ग्रामर के पीछे नहीं भागना है ना। क्या तुम्हें केले बहुत पसंद हैं, क्या तुम्हें केले
बहुत पसंद है। अब देखिए लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, हम किसी की पसंद की बात कर रहे हैं, तो क्या बताते समय पूछते समय सेंटेंसेस को देखिए, डू यू रियली लाइक बनानास। देखिए रियली का मतलब इंग्लिश में ये नहीं है कि बहुत सच में पसंद है, बहुत के लिए भी यूज कर लिया जाता है, डू यू रियली लाइक बनानास। या फिर आर यू अ बिग फैन ऑफ बनानास, मतलब वही रहा, क्या बहुत पसंद है, आर यू अ बिग फैन ऑफ बनानास। या फिर डू यू लव बनानास, डू यू लव बनानास। लव का मतलब प्यार करना नहीं है, नेटिव इंग्लिश में लव लाइक से ऊपर की कैटेगरी को इंडिकेट करने के लिए काफी कॉमनली यूज होता है। आप कह सकते हैं आई लव बनानास, मतलब मैं प्यार नहीं करता हूं, लाइक से ऊपर है मेरी पसंद, आई लव बनानास, बहुत पसंद है मुझे। या फिर डू यू लाइक बनानास वेरी मच, डू यू लाइक बनानास वेरी मच, क्या आपको बहुत पसंद है। चारों में से कुछ भी कहे जा सकते हैं, लेकिन और ज्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन चूज करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, राइट। मान के चलिए कोई बंदा बहुत मजे से केले खा रहा है, अब आपको कहना है कि यार ये तो बड़ा केले का शौकीन लग रहा है, लगता है इसे बहुत पसंद है। ही सीम्स टू बी अ बिग फैन ऑफ बनानास, राइट, ही सीम्स टू बी अ बिग फैन ऑफ बनानास। तो वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। तो मुझे केले सबसे ज्यादा पसंद है, यहाँ कंपैरिजन कर रहा है, मुझे केले सबसे ज्यादा पसंद है, बनानास आर माई फेवरेट। फेवरेट वर्ड ही हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, बनानास आर माई फेवरेट, मेरे फेवरेट है, सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। आई लव बनानास द मोस्ट लगा करके आपने बता दिया, मोर का मोस्ट, सबसे ज्यादा कोई चीज है तो वो मोस्ट है, इट्स मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। सो आई लव बनानास द मोस्ट, आई लाइक ऑल द फ्रूट्स बट आई लाइक बनानास द मोस्ट, सबसे ज्यादा केले पसंद है, या फिर बनानास आर माई फर्स्ट चॉइस। तो सिर्फ ग्रामर से नहीं, कुछ शब्दों से भी एम्फेसाइज किया जा सकता है, सुन के समझ में आता चला जाएगा, राइट। जैसे कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनमें से तुरंत जब आप अपनी पसंद बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं इंग्लिश इज माई फेवरेट। गेटिंग माई पॉइंट, आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट, राइट। या फिर इंग्लिश इज माई फर्स्ट चॉइस। गेटिंग माई पॉइंट, आई एंजॉय इंग्लिश। तो डिपेंड करेगा किस तरीके से आप बताना चाहते हैं। नाउ तुम्हें केले इतने ज्यादा पसंद क्यों हैं, तुम्हें केले इतने ज्यादा पसंद क्यों हैं, क्वेश्चंस आ गए, इतने ज्यादा। व्हाई डू यू लाइक द बनानास सो मच, व्हाई डू यू लाइक द बनानास सो मच। देखिए इतने ज्यादा, देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क समझिए, सो मच, दैट मच, दिस मच, तीनों कहे जा सकते हैं। सो मच बहुत ज्यादा क्वांटिटी कह दी, दैट मच उतना, इतना, दिस मच तीनों इंटरचेंजेबल। सो व्हाई डू यू लाइक बनानास दैट मच, व्हाई डू यू लाइक बनानास दिस मच। गेटिंग माय पॉइंट, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी कहा जा सकता है। या फिर व्हाई आर यू सो फॉन्ड ऑफ बनानास, फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ बनानास बेसिक है, कई बार हमने अपनी ग्रामर की बुक्स में भी पढ़ा है। सो व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ बनानास, आप दीवाने क्यों हैं केलों के। या फिर व्हाट मेक्स यू लाइक बनानास सो मच, वट मेक्स यू लाइक बनाना सो मच। अब इसमें थोड़े जो कंफ्यूजन होते हैं, मेक्स यू कह रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे थोड़ी ना बनाता कि केले को पसंद करने की अवस्था बन रही है। तो ये जो छोटे छोटे कंफ्यूजन हैं, ये हमारे लाइव सेशन में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। इसके पीछे तात्पर्य ये है, व्हाट मेक्स यू लाइक बनाना सो मच, ये हम एक्चुअल में एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टू दिल्ली। गेटिंग माय पॉइंट, भले आ रहे हैं तब भी कहा जा सकता है, आए थे तब भी कहा जा सकता है, जनरल स्टेटमेंट। सो व्हाट मेक्स यू लाइक बनाना सो मच, किस वजह से आपको बहुत ज्यादा केले पसंद है, क्या रीजन है उसका, राइट। व्हाई डू यू लाइक बनाना दैट मच, अभी हमने कह दिया, दिस मच, दैट मच, सो मच कहा जा सकता है। नाउ क्योंकि इन्हें खाना बहुत आसान है, आई लाइक बनाना सो मच, आई लाइक बनानास वेरी मच, आई एम फॉन्ड ऑफ बनानास, बनानास आर माई फेवरेट, बहुत पसंद है। क्यों, बिकॉज इन्हें खाना बहुत आसान है, इन्हें खाना बहुत आसान है, स्ट्रक्चर पकड़िएगा, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू ईट, दे आर वेरी इजी टू ईट, बिकॉज बनानाज आर वेरी इजी टू ईट, खाने में बहुत आसान होते हैं। इंग्लिश इज वेरी इजी टू स्पीक, राइट, दैट्स वाई इंग्लिश इज माई फेवरेट। बनानाज आर माई फेवरेट बिकॉज दे आर वेरी इजी टू ईट, खाने में बहुत आसान होते हैं। या फिर ईटिंग देम इज वेरी इजी, ईटिंग देम इज वेरी कन्वीनियंट, या फिर इट्स वेरी इजी टू ईट देम। ये स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूँ, ये आपने सीख लिए, घुमा फिरा के सेंटेंस बनाना तो हो गया। और इनको फिर घुमा फिरा क्यों रहे हैं, इसके पीछे फीलिंग क्या है, ये भी समझना जरूरी है, सिचुएशंस में सुन सुन के, कॉन्वर्सेशन कर करके ग्रुप में, राइट। सो और इन्हें खाने में हाथ भी गंदे नहीं होते। बनानास आर माई फेवरेट बिकॉज दे आर वेरी इजी टू ईट।
और इन्हें खाने में हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। एंड दे डोंट मेक योर हैंड्स डर्टी, दे डोंट मेक योर हैंड्स डर्टी, आपके हाथ गंदे नहीं करते हैं। या फिर एंड ईटिंग देम डजंट डर्टी योर हैंड, डर्टी जो है वो अपने आप में एक वर्ब भी है, तो ईटिंग देम डजंट डर्टी योर हैंड्स, आपके हाथों को गंदा भी नहीं करता है उनको खाना। जब आप खा रहे होते हैं, ईटिंग देम डजंट डर्टी योर हैंड्स, राइट। मैं किसी को कहूँ मेरी टेबल गंदी मत करो, तो मैं कह सकता हूँ डोंट डर्टी माई टेबल, राइट। तो ये मोबाइल मुझे 10,000 का पड़ा, ये मोबाइल मुझे 10,000 रुपए का पड़ा। दिस फोन कॉस्ट मी 10,000। देखिए, भले मुझे पास में पड़ा है 10,000 का, लेकिन ये अपने आप में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो अपने तरीके से ही बोले जाते हैं, हर जगह ग्रामर नहीं लगानी है। बहुत एडवांस लेवल की ग्रामर भी कही जा सकती है, सुन के हमको समझ में आता है। अगर कोई चीज़ की कीमत आप बता रहे हैं, कितने का लिया आपने, तो कॉस्ट का कॉस्ट ही रहेगा। दिस फोन कॉस्ट मी 10,000, यानी 10,000 का पड़ा था, राइट। तो कॉस्टेड नहीं करना है इसको यहाँ पर। या फिर आई गॉट दिस फोन फॉर 10,000, लिया मैंने 10,000 का। आई बॉट दिस फोन फॉर 10,000, खरीदा मैंने 10,000 का। फॉर हर जगह पे यूज हो रहा है, राइट। आई गॉट दिस फोन फॉर 10,000, आई बॉट दिस फोन फॉर 10,000। या फिर आई पेड 10,000 फॉर दिस फोन, राइट। सिचुएशन, सेंटेंस बनाना नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, रट्टा बिल्कुल मत लगाइए। वर्ड ऑर्डर सीखिए। मुझे चोट लग गई है, आई गॉट इंजर्ड, या आई एम इंजर्ड, दोनों में फर्क क्या है। आई गॉट इंजर्ड जब आप कह रहे हैं तो आप चोट लगने की उस अवस्था पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करें, आई एम इंजर्ड यानी मैं हूं ही हूं, इंजर्ड हो चुका हूं। जैसे कि मान के चलिए, आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस, आई वॉज ऑन माई वे टू ऑफिस, सडनली ए कार हिट मी, अचानक से गाड़ी ने टक्कर मार दी, एंड आई गॉट इंजर्ड, चोट लग गई। वो जो कार ने टक्कर मारी उस वक्त चोट लगी, सो आई गॉट इंजर्ड एट दैट टाइम। तो चोट लगने की जब मैं उस एक्शन पे अवस्था को बताऊंगा, सो आई गॉट इंजर्ड, यानी कि आई वाजंट इंजर्ड ऑलरेडी, पहले नहीं था, आई गॉट इंजर्ड। गॉट का मतलब ये कोई अवस्था को एक्वायर करना, या अगर मैं पहले से इंजर्ड हूं तो आई एम इंजर्ड। मान के चलिए बॉस मुझे फोन करके पूछे अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे, मैं कहूँ चोट लगी हुई है मुझको, आई एम इंजर्ड, राइट। आई गॉट इंजर्ड, दोनों इंटरचेंजेबली एक्चुअल में कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, राइट। लेकिन जो बोल रहे हैं इसकी ग्रामर हमको पता होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते आई एम इंजरिंग, आई एम इंजर, ईडी ना लगाएं इसके अंदर, इतना फेटल एरर नहीं होना चाहिए बस। और आई होप इतना करेंगे भी नहीं। आई गॉट ए बाउंड, सिंपल सी बात है, जख्म हो गया, खरोच आ गई है, राइट। नाउ तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है, तो योर ब्रेथ स्मेल्स लाइक अनियन, योर ब्रेथ स्मेल्स लाइक अनियन। या फिर योर माउथ स्मेल्स लाइक अनियन, यू स्मेल लाइक अनियंस, सिंपल कह सकते हैं। तो इसमें कोई ग्रामर का लेना देना नहीं है, डिपेंड करेगा, वर्ड अपनी जगह पे होना चाहिए। यू स्मेल लाइक अनियन, यू कहा तो स्मेल, योर ब्रेथ स्मेल्स लाइक अनियन, या फिर योर माउथ स्मेल्स लाइक अनियन, राइट। नाउ पड़ोस के बच्चे बहुत शरारती हैं, पड़ोस के बच्चे, द किड्स नेक्स्ट डोर, द किड्स नेक्स्ट डोर आर रियली मिस्चीवस। द किड्स नेक्स्ट डोर जब हमने कहा, यानी कि बगल वाला जो घर है, नेक्स्ट डोर यानी बगल वाला घर। अब जो बगल वाला है तो डेफिनेटली वो पड़ोस हो गया। सो द किड्स नेक्स्ट डोर आर रियली मिस्चीवस। या फिर द किड्स इन द नेबरहुड, पड़ोस में जो बच्चे हैं, द किड्स इन द नेबरहुड आर रियली मिस्चीवस, बहुत ज्यादा शरारती हैं। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। या फिर दिस इज नॉट ऑन मी, नॉट ऑन मी, दिस इज नॉट ऑन मी, यानी कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई एम नॉट गोइंग टू बेयर दिस, मैं इसको नहीं झेलूंगा, मैं इल्जाम नहीं लूंगा, इट्स नॉट ऑन मी। या फिर इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, दिस इज नॉट माई मिस्टेक। तो चीज़ें कही जा सकती हैं इस सिचुएशन बताने के लिए। ये महंगा है, इट्स एक्सपेंसिव, दिस इज एक्सपेंसिव कहा जा सकता है। इट्स प्राइसी, महंगा है, इट्स कॉस्टली कहा जा सकता है। देखिए कहीं पर कह रहे हैं इट्स, कहीं पर कह रहे हैं दिस इज, दोनों का मतलब वही है। दिस जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस चीज़ को, यह है। और इट जब कह रहे हैं तो थोड़ा हल्के में कह रहे हैं, हालांकि इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉस्टली, तो आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो चीज़ आपके हाथ में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इट्स वेरी कॉस्टली, तो ये जनरल चीज़ है मेरे लिए, लेकिन है कॉस्टली, राइट। सो इट और दिस में बस इतना सही फर्क है, ये ज़रा महंगा है, थोड़ा महंगा है। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, देखिए बिट मतलब है थोड़ा, इट्स अ बिट चीपर, बिट का मतलब हुआ थोड़ा, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, चीपर भी हो सकता है। बिट एक इकाई है, थोड़े, थोड़ा इसका मतलब है। सो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा है। इट्स समवट प्राइसी, देखिए समवट का मतलब होता है कुछ हद तक, यानी वैसे तो ठीक है लेकिन कुछ हद तक महंगा है। इट्स समवट प्राइसी,
या फिर जैसे इसको मैं कहूँ कि आपका आंसर कुछ हद तक ठीक है, योर आंसर इज समवट करेक्ट। समवट यानी कुछ हद तक करेक्ट है, राइट। सो दिस इज लिटिल कॉस्टली। लिटिल कॉस्टली कहा जा सकता है, समवट बिट, तो ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो दिस इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा, दिस इज वेरी कॉस्टली, या फिर दिस इज वे टू कॉस्टली। वे टू का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में जहां बहुत हद से ज़्यादा कहते हैं ना, ये तो हद से ज़्यादा महंगा है, दिस इज वे टू एक्सपेंसिव। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, इंग्लिश इज वे टू इजी, बहुत आसान। हद से ज़्यादा के लिए वे टू का इस्तेमाल कर लिया जाता है। राउंड, हमारी बोलचाल बंद है, हमारी बोलचाल बंद है। देखिए लिटरल इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। लेकिन हर जगह फिर आप इस सेंटेंस को अगर लगा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फीलिंग भरनी चाहिए। सी, हमारी बोलचाल बंद है, मान के चलिए कोई फ्रेंड आया मेरे पास में, वो मुझसे कहे कि यार तुम्हारे पास उस बंदे का नंबर है, मैं कहूँ यार मेरी उस बोलचाल उससे बंद है, तो वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स जनरल स्टेटमेंट है, पता नहीं चलेगा कि अब बंद है, पहले से बंद थी। अगर उसने मुझसे नंबर मांगा, पहले मेरा दोस्त था, मैं कहूँगा वी आर नॉट टॉकिंग एनी मोर, वी आर नॉट टॉकिंग एनी मोर, अब हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट, या नहीं करते हैं। आईएनजी का मतलब ये कंटिन्यूटी से मतलब नहीं है, आईएनजी लगता है, सुन सुन के आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। या फिर वी नो लॉन्गर टॉक टू ईच अदर, वी नो लॉन्गर टॉक टू ईच अदर, अब हम बात नहीं करते हैं। वी डोंट टॉक एनी मोर, वी डोंट टॉक टू ईच अदर एनी मोर। एनी मोर लगा के आप इंडिकेट कर रहे हैं, पहले करते थे बट अब नहीं करते हैं, राइट। मेरी बोलचाल बंद है, पहले थी, यानी मैं पॉइंट, बंद क्या चीज़ हो सकती है जो पहले थी। तो वी डोंट टॉक टू ईच अदर एनी मोर, वी नो लॉन्गर टॉक टू ईच अदर, या फिर वी हैव स्टॉप्ड स्पीकिंग। ये एक ट्रांसलेशन हो गया, कॉमन नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं। तो सेंटेंस बनाना आना चाहिए, नो लॉन्गर कह के कहा जा सकता है कि ये काम अब नहीं होता है, या फिर एनी मोर लगाया जा सकता है एंड में, ये काम अब नहीं होता है। आई डोंट टॉक टू हिम एनी मोर, आई नो लॉन्गर टॉक टू हिम, गेटिंग माय पॉइंट। तो समझ के सेंटेंस बनाना है, रट्टे नहीं लगाने हैं प्लीज, और ग्रामर के रूल नहीं लगाने हैं हर जगह पर। हमारी तू तू मैं हो गई, तू तू मैं की कोई ट्रांसलेशन नहीं है, आप लड़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्बल आर्ग्यूमेंट, वर्बल जो लड़ाई होती है उसको हम तू तू मैं कह देते हैं। सो वी हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, वी हैड ए स्मॉल आर्ग्यूमेंट, वी हैड ए फाइट, तू मैं हो गई। फाइट का मतलब झगड़ा, मतलब मारपीट नहीं हुई है, मुंह से अगर लड़ाई हुई है तो वी हैड ए फाइट, इंटरचेंजेबली यूज होता है, मैसेज चला जाएगा कि भैया आपकी, आपने कहा वी हैड अ फाइट, मेरी तू तो मैं में हो गई, तो मतलब फाइट जब कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि धक्का मुक्की हुई है, काफी कॉमन है वर्बल फाइट के लिए भी, राइट। या फिर वी गॉट इनटू ए क्वारल, झगड़ा हो गया हमारा। वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, हॉट वर्ड्स मतलब होता है जो गुस्से में शब्द कहे जाते हैं कि भैया मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया उसके साथ में, वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, राइट। ये मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, तुमने जो काम मुझे कहा था, इट स्लिप्ड माय माइंड, सिंपल सा सेंटेंस है। ये सब तुम्हारी करतूत है, ये काफी ज्यादा कॉमन है। दिस इज ऑल योर डूइंग, काफी ज्यादा कॉमन फ्रेज है, दिस इज ऑल योर डूइंग, ये तुमने ही किया है, तुम्हारा ही करा धरा है। या फिर इट्स ऑल योर फॉल्ट, ये गलती अगर किसी की ठहरा रहे हैं आप, नॉर्मल कह दीजिए दिस इज ऑल योर डूइंग, आई नो, यानी तुम्हारा ही करा धरा है जो भी ये सिचुएशन है यहाँ पर। नाउ मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी, डोंट पिक अ फाइट विद मी, यानी मुझसे झगड़ा मोल मतलब अभी नहीं हो रहा है, डोंट पिक अ फाइट विद मी, मुझसे झगड़ा शुरू मत करो। डोंट चैलेंज मी,